चलें, अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है को जनरेशन। इसके बीच में एक टॉपिक आता है वो हमारे कोर्स में नहीं है, ये वाला जिसका न्यूमेरिकल है। तो ये को जनरेशन है हमारे। को जनरेशन बेसिकली मैं आपको वैसे एक आइडिया बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। कि हमारे पास ये नॉर्मल एक पावर प्लांट की डायग्राम है। इसमें पंप है, बॉयलर है, बॉयलर के बाद टरबाइन, टरबाइन के बाद यहाँ पे क्या चीज़ होती थी, कंडेंसर होता था। कंडेंसर की जगह हमने प्रोसेस हीट लगा दिया। प्रोसेस हीट का मतलब है, देखें यहाँ पे लिख रहा है वो 10 किलोवाट हमने एनर्जी ली है। बेसिकली इसका मतलब ये, लेट्स सपोज हम अपना रूम को हीट अप कर रहे हैं, रूम हीट अप कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी स्टीम का कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई इंडस्ट्रियल है सपोज, वहाँ पे हमें हीट चाहिए। तो रूम हीटिंग की सिंपल सी एग्जांपल है कि हम कंडेंसर को यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं कि हम रूम हीटिंग के लिए वो जो स्टीम होती है वो यूज़ कर लेते हैं एंड देन वापस उसको पंप कर देते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करूँ तो यही है कि हमारे पास टरबाइन होगी, यहाँ से स्टीम आएगी, स्टीम हमारे पास रूम होगा, रूम की वॉल में ऐसे घूमती हुई जाएगी, हीट एक्सचेंजर का काम करेगी वॉल्स, और जब यहाँ पे वाटर कन्वर्ट हो जाएगा हम उसको वापस पंप में भेज देंगे। तो हमने क्या किया कि हमने अपना रूम पूरा हीट अप कर लिया। तो ये बेसिकली 10 किलोवाट वो हीटिंग एनर्जी लिखी हुई है जितनी उस स्टीम ने प्रोवाइड की है उस रूम को। जिस तरह आपने एसी देखा होगा, एसी का होता है कितने 1000 वाट का है, 2000 वाट का है, जितने भी, तो ये बेसिकली वो एनर्जी है हमारे पास। वो कूलिंग की होती है, ये हीटिंग की है। तो ये मेरे ख्याल अब आपको समझ आई होगी कि बेसिकली क्या प्रोसेस हीट में क्या होता है। तो एक्चुअल प्रोसेस हीट का जो साइकिल है उसमें मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या होता है। बेसिकली ये जो इतनी भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ साइड पे हैं, जिसमें लाइक 6 मंथ्स या 8 मंथ्स स्नोफॉल होती है, या पूरा पूरा साल जो है वो बर्फ़बारी होती रहती है, ये पावर प्लांट वहाँ पे मोस्टली यूज़ होते हैं। उसमें जहाँ पे वो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है, वो साथ साथ हीटिंग भी प्रोवाइड करती है। लाइक अगर आप खुद देखें, आप नारायण कागान चले जाएं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो जब भी बर्फ़ पड़ती है वहाँ का रास्ता बंद हो जाता है, रहना मुश्किल हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी कंट्रीज है जिस पूरी कंट्री में स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे तो उन्होंने रहना है। ऐसे तो नहीं है कि अगर 3 महीने के लिए उसका रास्ता बंद हो गया तो चलो कोई बात नहीं, खैर है, फिर तो पूरा साल उनका रास्ता ही बंद रहेगा। तो उसके सोल्यूशन के लिए वो ये वाला साइकिल यूज़ करते हैं। अब मैं आपको साइकिल समझाता हूँ। ये पंप से स्टार्ट करते हैं, पंप से ये पानी हमारे पास जाएगा बॉयलर में, और मैंने आपको बताया हुआ है कि बॉयलर एक टैंक है, तो टैंक में आपने लाइक ऐसे पानी को डालना है तो आपको एक पंप चाहिए होता है। तो ये पंप है, यहाँ से हमारे पास स्टीम जा रही है। स्टीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, आधी ये चली जाती है टरबाइन में, और लेट्स सपोज आधी चली जाती है, ये एक्सपेंशन वाल्व है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, बेसिकली एक्सपेंड कर देता है कि उसका प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि अब हमने ये प्रोसेस हीट के लिए यूज़ करनी है। पहले चलें ये वाला साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं कि फिर हमारे पास टरबाइन में आ गई, टरबाइन से कंडेंसर में, और कंडेंसर से पंप में। ये तो हमारे पास नॉर्मल साइकिल है, और यहाँ से भी हमने थोड़ी सी हीट प्रोसेस हीटिंग के लिए ली। अब यहाँ पे लगा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, उसको एक्सपेंड कर देगा, तो एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, एक्सपेंशन वाल्व उसका प्रेशर कम कर देगा, पर उसके पास एनर्जी उतनी ही होगी। प्रेशर क्यों कम करना है हमने, क्योंकि प्रोसेस हीट होना है। लेट्स सपोज मैंने बताया था वॉल के अंदर से आपने पास करनी है, तो पाइपिंग होगी, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा उसमें तो पाइप्स ब्रस्ट कर जाएंगे आपके। इस वजह से आपको एक्सपेंशन वाल्व की ज़रूरत है कि आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है स्टीम को। देन ये स्टीम को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, एंड देन वो जिस भी प्रोसेस के लिए यूज़ करनी है आपने उसके लिए यूज़ करके, देन जब ये यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व था, एक्सपेंशन वाल्व ने उसका प्रेशर कम कर दिया है, तो आपको एक दोबारा पंप चाहिए जो उसको पंप करेगा प्रेशर से, एंड देन वापस बॉयलर के अंदर इंसर्ट कर देगा उस प्रेशर के साथ। और मेरा ख्याल आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई है को जनरेशन में क्या है। तो इसको को जनरेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि हम यहाँ से 2 चीज़ें ले रहे हैं, एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, दूसरी हम प्रोसेस हीट कर रहे हैं। अब प्रोसेस हीट का मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, वॉल हीटिंग की, रूम हीटिंग की। आप अगर इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस मिलेंगे जिसमें हीटिंग चाहिए होती है। लेट्स सपोज कोई चीज़ आपने मेल्ट करनी है,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हीट जनरेट करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, जो आपका पावर प्लांट है उसमें तो स्टीम बन रही है, तो स्टीम अब लेट्स सपोज आपकी हमने देखा है कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रही होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हमने। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है लाइक प्लास्टिक आपने मेल्ट करना है तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से हो जाएगा। तो आप उस स्टीम को यूज़ करके अपने प्लास्टिक को मेल्ट करके जो भी प्रोडक्ट बनानी है अपनी वो बना लें। साथ में आपकी मशीनरी चल रही होगी, वो टरबाइन में स्टीम जाएगी और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपकी मशीनरी भी चल जाएगी और आपका वो जो प्लास्टिक वगैरह था वो भी मेल्ट हो गया। तो हमने दो काम कर लिए, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, कोजनरेशन। अब मेरे ख्याल अब आपको और ज़्यादा समझ आ गई होगी। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया ना हो रहा हो कि क्या हो रहा है तो आप नेट से वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें वो एनिमेशंस वगैरह शो करके अच्छी वीडियोस उन्होंने बनाई होती हैं, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाती है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है कोजनरेशन की आपके सामने। कोजनरेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसने कहा सच एज प्रोसेस हीट एंड इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब दो चीज़ें ले रहे हैं हम एक ही पावर प्लांट से, तो फिर वो हमारे पास क्या है, कोजनरेशन है। कोजनरेशन समझ आ गया आपको। अच्छा, अब कोजनरेशन है तो हमारे पास आपको याद होगा जो लास्ट जितने भी हमने न्यूमेरिकल उसमें थर्मल एफिशिएंसी होती थी, उसमें एक फार्मूला था 1 माइनस क्यू आउट ओवर क्यू इन, ऐसे ही था। क्यू इन आपको पता है क्या था कि क्यू इन जो यहाँ पे हीट बॉयलर के अंदर इन हो रही होती वो, और क्यू आउट कहाँ था, ये क्यू आउट था कंडेंसर। तो कंडेंसर तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोसेस हीट है। इस वजह से हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी नहीं फाइंड कर सकते, हम ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते इस चीज़ की, क्योंकि हमने वो हीट को भी यूटिलाइज कर लिया, क्यू इन को भी यूटिलाइज कर लिया हमने किसी काम के लिए, तो फिर इसकी थर्मल एफिशिएंसी फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी फिर हम थर्मल एफिशिएंसी फाइंड नहीं करते, हम इसमें जो चीज़ फाइंड करते हैं वो है यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर इसको हम क्या करते हैं, नेटवर्क आउटपुट प्लस प्रोसेस हीट डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल हीट इनपुट, ठीक है। डब्ल्यू नेट प्लस क्यू डॉट पी, वो बेसिकली ये होगी क्यू पी जो हमने डिलीवर किया, वो भी अब हमारी एज अ आउटपुट ही है। लाइक एफिशिएंसी होती है ना आउटपुट बाय इनपुट, तो ये आउटपुट बाय इनपुट की बात कर रहे हैं, पर ये एफिशिएंसी नहीं कह रहे इसको हम क्या कह रहे हैं, यूटिलाइजेशन फैक्टर कह रहे हैं। और फिर ये है 1 माइनस क्यू आउट डॉट और क्यू इन डॉट, क्यू आउट रिप्रेजेंट हीट रिजेक्टेड इन द कंडेंसर where strictly speaking Q out also includes desirable heat loss in piping और etc. तो मेरा ख्याल अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हम एफिशिएंसी क्यों नहीं फाइंड कर सकते इस स्टीम पावर प्लांट की। नेक्स्ट हमारे पास है The utilization factor of ideal steam turbine cogeneration plant is obviously 100%. Actual cogeneration plants have utilization factor as high as 80%. मैंने आपको बताया है कि लेट्स सपोज आपने स्टीम बनाई 100% स्टीम बनाई, तो उससे 50% आपने इलेक्ट्रिसिटी ले ली, 50% आपने उससे हीटिंग जो कंडेंसर में वेस्ट हो रही थी उससे आपने रूम को हीट कर लिया, कोई चीज़ प्रोसेस कर ली, तो फिर हमारे पास यूटिलाइजेशन फैक्टर 100% तक जा सकता है कि हमने सारी की सारी स्टीम कोई ना कोई काम करने के लिए यूटिलाइज कर ली है। इस वजह से हमारे पास ये क्या 100% हो सकता है। और एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि वो लॉसेस की वजह से 80% तक रह जाता है, पर बहुत हाई है ये यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारे पास। देन हमारे पास क्या चीज़ है, मैस की बात करें, मैस फ्लो रेट। जिस तरह उस केस में हम वाई फाइंड करते थे, इसमें मैस की बात करें, एम डॉट मैस फ्लो रेट। तो उसमें वो क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्व होता है, वॉल्व का मतलब ये भी होता है कि हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो क्या उसने कहा है कि अगर मैंने ये वाल्व भी यहाँ से क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया, तो अब हमारे पास क्या है कि सारी की सारी हमारे पास यहाँ से जाएगी इधर से। तो एम डॉट 5 भी 0, एम डॉट 6 भी 0 और एम डॉट 7 फुल हो जाएगा। इस तरह वो केस इस केस में बात कर रहा है कि ये जो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एम डॉट 7 0 है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही, ये वाला एम डॉट 7 0 है, यहाँ कंडेंसर नहीं है हमने लगाया हुआ, हम यहाँ सब सिर्फ यहाँ से और यहाँ से हमारी सारी की सारे साइकिल जो है वो ये चल रहा है। तो डिफरेंट उसने मतलब आपको कैटेगरीज बयान की हैं यहाँ पे कि अगर हम इसको बंद कर दें
तो फिर सिर्फ ये चल रहा होगा, हम इसको क्लोज कर दें, सिर्फ ये चल रहा होगा, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं तो ये चल। लेट्स सपोज वो बात करें समर की। अब समर आ गया, अब आपको हीटिंग चाहिए नहीं है, वॉल हीटिंग नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, इस वॉल को क्लोज कर दें, इस वॉल को भी क्लोज कर दें। अब आपके पास जितनी भी स्टीम आएगी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी एंड देन वो कंडेंसर में जाएगा एंड देन आगे बढ़ना चलेगा, प्रोसेस हीटिंग होगी ही नहीं। तो ये वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि आप जो भी साइकिल जिस तरह भी चला रहे होंगे उस टाइम पे वो एम डॉट आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस वजह से उसने कहा है क्यू इन क्या उसने कहा है, क्यू इन में हमारे पास क्या होगा, एम डॉट थ्री पे जो मैस फ्लो रेट है एंड H4 माइनस H3 फार्मूला है। क्यू आउट हमारे पास यहाँ पे होगा कंडेंसर में H7 माइनस H1 और यहाँ पे M.7 जितना भी मैस फ्लो रेट आ रहा है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है 100%, सारी यहाँ से आ रही है, तो M डॉट क्या होगा, 1 होगा। तो ये वही फार्मूला बन गया जो पहले होता था हमारे पास। पर ये भी केस हो सकता है कि हमारे पास ये इसको हम जो हमारे पास सब सारी की सारी हम हीटिंग के लिए यूज़ कर लें, टरबाइन में जा ही ना रही हो, यहाँ पे जा ही ना रही हो, तो अब M.7 क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो Q आउट भी 0 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे M डॉट मल्टीप्लाई किया हुआ है कि जितने % है उस उतना ही हमारे पास ये आंसर है। अच्छा क्यू पी की बात कर रहे हैं हमारे पास। क्यू पी में हमारे पास क्या है, मैंने बताया 2 इनलेट हैं, एक आउटलेट है। ये प्रोसेस हीट अगेन वही हीट एक्सचेंजर वाली एग्जांपल है। तो M.5 H5 यहाँ से आएगा, M.6 H6 यहाँ से आएगा एंड जो माइनस हो रहा है उसमें से M.8 H8 ये माइनस हो रहा है। एंड देन WF टर्बाइन की वो बात कर रहा है कि हमारे पास अगर हम WF टर्बाइन की बात करें तो M.4 माइनस M.5, M.4 यहाँ से आ रहा था, M.5 इस तरफ चला गया तो ये वाला क्या बना, M4 माइनस M5। तो उसने यहाँ पे लिखा है M4 माइनस M5 और टर्बाइन की वैल्यू लिखी है हमारे पास क्या है 4 से 6 तक, 4 से 6 4 पॉइंट पे H की वैल्यू तो जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, वो तो चेंज नहीं होगी। एंड माइनस H6 एंड प्लस M.7 H6 माइनस H7, क्योंकि फिर यहाँ पे M6 यहाँ पे चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ M7 बचेगा। तो M7 के साथ उसने क्या किया, H6 माइनस H7 भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास कंप्लीट था कोड जनरेशन। इसका न्यूमेरिकल हम हैंड से सॉल्व कर लेते हैं ताकि ज़रा और क्लियर हो जाएगा हमें ये फार्मूलाज वगैरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ये आ गए तो हम वो सॉल्व करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।